Okay. Just a second. Okay, sir, you can start. Okay. Welcome, student. So today we'll see the topic acid base. It's very important topic in exam purpose. So we'll clear some concept of acid base. Acid contain H ion, which will be in the salt test. Okay. So acid will be contain H ion. So we can understand H ion will be increased, so will be acidic nature. It will go litmus paper. A litmus paper, blue paper will be converted into red, means is a acid is present. Okay. In base, if SCO3 will be a base, like in acid we say HN is a base acid, so in base SCO3 will be base. In litmus paper, red will be converted into blue. So they both have opposite thing. Okay, both are have opposite thing. The acidic nature will be converted into red and base will be converted in the blue color. Now acid base the ratio in our body 1:20. Carbonic acid S2CO3 and SCO3 bicarbonate acid. There are two things will be have acid and base. There will be a 1:20 ratio. So this will be sometime asking question. एग्जाम क्वेश्चन आता है कि एसिड बेस का रेशियो कितना है. रिमेंबर 1:20 है. और समटाइम आता है कि बेसिड बेस का रेशियो कितना है. रिमेंबर 20:1. क्वेश्चन घूम के आएगा बट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि दोनों का रेशियो 1:20. एसिड कम रहेगा, बेस थोड़ा ज्यादा रहेगा. ओके. नाउ उसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम्स हैं जो बफर सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल करता है एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए. बिकॉज हमारे बॉडी में जितना एसिड चाहिए उतना ही रिक्वायरमेंट है. ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कम हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सेम थिंग बेस भी हमको एक लेवल पे ही चाहिए. सो इसके लिए सर्टेन पैरामीटर, एक ब्लड है, एक लंग्स है और किडनी. लंग्स ब्लड के अंदर है फर्स्ट थिंग है पीएच. पीएच जब इंक्रीज होगा हमारी बॉडी में, जब भी पीएच इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी में एच आयन है वो डिक्रीज हो जाएगा. जब पीएच इंक्रीज होगा तो एच आयन विल बी डिक्रीज. सो क्लियर द कंसेप्ट हियर. जब भी ये आपका अपोजिट कंसेप्ट है. नेक्स्ट थिंग, जब आपका पीएच डिक्रीज होगा तो एच आयन बढ़ जाएगा. सो बॉडी में कभी भी कुछ भी पीएच का अबनॉर्मलिटीज होगा तो बॉडी का ब्लड सिस्टम अपने आप ट्राई करता है सिस्टम को सही करने के लिए. सेकेंड है हमारा बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर हमारा पीएच बढ़ जाए तब हमारी बॉडी में किडनी इंपोर्टेंट, किडनी काम करती है. जब हमारी बॉडी में पीएच बढ़ जाएगा तब किडनी का इंपोर्टेंट होता है. किडनी क्या करती है, ट्राई करती है कि एच आयन को बढ़ा दे. क्योंकि पीएच बढ़ रहा है तो एच आयन को बढ़ा दे तो वो अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ द एच आयन को जो SCO3 का है वो थोड़ा कम कर देगा. सो किडनी विल बी प्ले वाइटल रोल जब पीएच बढ़ेगा. जब आपका पीएच घटेगा, व्हेन पीएच विल डिक्रीज, दैट टाइम लंग्स प्ले वाइटल रोल. लंग्स विल बी प्ले द वाइटल रोल. लंग्स क्या करेगा, H+ और SCO3 को से किडनी अपना लंग्स है वो CO2 रूप में निकाल लेगा. चेक क्लियर वन सेकंड कंसेप्ट हियर. What happened in this topic, we हमारे बॉडी में जो पीएच है जब भी इंक्रीज होगा तो एच आयन उसका अपोजिट घट जाएगा. एच आयन भी डिक्रीज. सो अगर बॉडी में पीएच बढ़ जाए सो किडनी विल बी प्ले द वाइटल रोल. किडनी क्या करेगा, एच आयन को बाहर निकलने से बचा देगा. और पीएच घट जाएगा तो लंग्स विल बी प्ले वाइटल रोल टू मेक अ CO2 रूप में इसको बाहर निकाल दे. बिकॉज SCO3 है तो CO2 को बाहर निकाल देगा तो एच आयन विल बी रिमेन देयर. ओके. नेक्स्ट थिंग हमारी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन. नाउ प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, देयर आर थ्री थिंग, एल्बुमिन, देन ग्लोबिन, देन थर्ड विल बी फाइब्रिनोजन. एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, देयर थ्री थिंग विल बी हियर. तो एल्बुमिन और ग्लोबिन का रेशियो कितना होता है, 2:1. ये कभी एग्जाम आता है कि रेशियो क्या है एल्बुमिन ग्लोबिन का, याद रखना 2:1 विल बी द रेशियो ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबिन. ओके. सो प्लाज्मा प्रोटीन में भी एल्बुमिन ग्लोबिन भी एक अपना वाइटल प्ले रोल करता है बॉडी के ब्लड बफर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए. क्योंकि एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजन डायरेक्टली एच आयन को अफेक्ट करते हैं. तो बॉडी में एच आयन बढ़े या घटे तो अपने रेशियो को ऊपर नीचे करके ब्लड बफर सिस्टम को प्ले करके थोड़ा ट्राई करते हैं कि बॉडी का ब्लड बफर सिस्टम अपने आप मेंटेन हो जाए. इसको बोलते हैं कंपल्सरी मैकेनिज्म. बॉडी बोलते हैं ट्राई टू मेकिंग देयर ओन mechanism, they are trying to do something by own, तो उसको बोलते हैं, it will be the buffer system. Next thing, HB means hemoglobin. hemoglobin also very important part. हमारे बॉडी में जो hemoglobin है वो क्या करता है, with a chloride shift,
क्लोराइड को शिफ्ट करके काम करता है। एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में Hb है, वो हमको H चाहिए, H ज्यादा चाहिए, तो क्या करेगा, वो क्लोराइड को बाहर निकाल देगा, क्लोराइड को बाहर निकाल देगा। और हमको H ज्यादा ज्यादा अंदर बॉडी अंदर चाहिए, तो क्लोराइड को अंदर बुला लेगा। सो लाइक विल बी अपोजिट डायरेक्शन। जब आपको Hb आसो क्या करता है, जब हम बॉडी में SCO3, जब हमको H की जरूरत होती है, H की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारा एक वाइटल प्ले रोल करता है। सो व्हाट वी डिस्कसिंग हियर कि हमारे बॉडी में 3 पैरामीटर हैं ब्लड के अंदर, पीएच, प्लाज्मा प्रोटीन और Hb, ये भी ब्लड सिस्टम में काम आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स की। और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में देयर आर 2 थिंग, एसिलोसिस एंड एल्कोलोसिस, एसिलोसिस एंड एल्कोलोसिस। सो इसमें क्या होता है, जब हमारे बॉडी में एसिड नेचर होता है, एसिड मतलब क्या हो जाएगा, पीएच डाउन, ओके। और हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी की बात करेंगे, तो क्या होगा, CO2 इंक्रीज। तो जब भी हमारे बॉडी में CO2 इंक्रीज मतलब क्या है, बॉडी ने हाइपोवेंटिलेशन में, मतलब बॉडी को CO2 अंदर रह गया है, O2 मिल नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी इसको ट्राई करने के लिए हाइपर वेंटिलेट, हमारी बॉडी अपने ब्रेन सिस्टम को एक्टिवेट करके बोलेगा कि टेक मोर रेस्पिरेशन। इमेजिन मेरा बॉडी है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चुका है, सो बॉडी अपने आप को हाउल में कॉम्बो, बॉडी क्या करेगा, उसके लिए हमारी बॉडी में CO2 मतलब एसिडोसिस मतलब क्या हो गया है, पीएच घट चुका है और CO2 भी आपका घट चुका है। सो दैट टाइम क्या करेंगे हम, हमारा बॉडी क्या करेगा, रेस्पिरेट को बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन। सो CO2 विल गो आउट एंड O2 विल बी कम। सो उस टाइम में कुछ टाइम के लिए हमारा ब्लड सिस्टम मेंटेन हो जाएगा। सेम थिंग व्हेन एल्कोलोसिस, अब एल्कोलोसिस में क्या होगा, सेम थिंग फॉलो विद द पीएच, पीएच विल बी इंक्रीज, pH will be increase and CO2 will be also increase. So क्या उस टाइम में क्या होने वाला है, हमारा बॉडी क्या करने वाला है, बॉडी will try to make some mechanism, so will be having hypoventilation. तो यहाँ पर sorry will be having hypoventilation, so both will be play vital role. Discuss will detail, हम आगे थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक ऑर्गन को। Then come to the kidney. किडनी का काम क्या है, H आयन, बॉडी में जो H आयन है, किडनी को, किडनी आल्सो अंडरस्टैंड कि बॉडी को कब H आयन चाहिए। अगर H आयन ज्यादा चाहिए तो किडनी फिल्टर करना कम कर देगा, और H आयन कम करे तो किडनी ज्यादा बढ़ा देगा। सो दिस आर द सिस्टम व्हिच विल बी कंट्रोल्ड बाय आवर बॉडी। सो मेनली 3 पैरामीटर विल बी हैव, ब्लड, lungs and kidney. Okay, this will be sometime ask you pH and H ions opposite. प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमारा एल्बुमिन ग्लोबिन का रेशियो 2:1 है, और Hb के अंदर क्लोराइड शिफ्ट होता है। These are 3 things to remember, एग्जाम में आता है। ओके, और लंग्स आल्सो इंपोर्टेंट थिंग टू मेंटेन एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, और किडनी का इंपोर्टेंट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस को करेक्ट करने के लिए। हम बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू की। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है पीएच का, ब्लड पीएच 7.35 एंड 7.45, ओके, 7.35 टू 7.45। नाउ हमारा पीएच/CO2 कितना होता है, 35 टू 45। कैसे याद करने का, जो 7.35 का इस वैल्यू एंड 7.45 का ये वैल्यू, दोनों को यहाँ ऐड कर दो, सो रिमेंबर द कांसेप्ट। ओके, सो बॉडी का ब्लड पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45। So how to remember pH/CO2, 35 and 45. Okay, now PO2, PO2 क्या है, 80 to 100, जितना सबसे ज्यादा O2 होना चाहिए, समझ जाओ, जितना ज्यादा वो 100 will be PO2 is 100, 80 to 100 हमारा नॉर्मल PO2 होना चाहिए। SCO3 बाइकार्बोनेट will be 22 to 27। तो आपको एक पीएच याद हो गया, तो साथ में आप PO/CO2 भी याद कर पाओगे। तो पीएच याद रखना 7.35 टू 7.45। नाउ PaCO2 इसका 352 और 45 को ले लो, तो आज आपका आ जाएगा PaCO2। PO2 रिमेंबर सबसे ज्यादा वैल्यू है वो PO2, तो ये आपको ज्यादा याद करनी पड़ेगी। जो आपका 80 to 100 है वो आपका PaO2 है। देन कम टू SCO3, SCO3 ये कितना है, 22 to 27। ओके, ये हमारा कंसेप्ट हो गया नॉर्मल वैल्यू का। नाउ आपको याद करना है कि एसिडिक क्या है, बेस क्या है। जब आपकी बॉडी में पीएच घटेगा, पीएच घटेगा तब वो हो जाएगा एसिडिक, और आपकी जो बॉडी में पीएच बढ़ेगा तो हो गया एल्कोलोसिस। ओके, सो एसिडोसिस एल्कोलोसिस याद रखना कि ये सबसे डायरेक्ट होता है पीएच से। जितना बॉडी में पीएच घटेगा वो बनेगा एसिडोसिस, और जितना बढ़ेगा वो होगा एल्कोलोसिस। और जो आपका PaCO2 है और PaO2 है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेस्पिरेटरी के लिए। अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो हमारा रेस्पिरेटरी, मतलब ऊपर नीचे क्या, अगर आपका PaO2 बढ़ जाए, PaO2 बढ़ जाए
तो PaCO2 बढ़ जाए मतलब आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलिसिस हुआ है। PaO2 घट जाए तो वो आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलिसिस हुआ है। तो ये सिंपल पैरामीटर है। और SCO3 का इंपॉर्टेंट क्या है, ये मेटाबॉलिक। सो आपको पैरामीटर याद करने पड़ेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन मोर डिटेल। ओके, नाउ सिंपल वैल्यू याद रखना, नॉर्मल पीएच कितना होता है, PaCO2 कितना होता है, PO2 एंड SCO3। तो 35 to 45 एंड विल बी PaCO2। तो जब भी आपका पीएच घटेगा वो एसिडिक रहेगा और जब बढ़ेगा वो अल्काइन रहेगा। ओके, दिस अबाउट द कांसेप्ट नॉर्मल वैल्यू। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, which of the type of isolation solution cause the water shifting in the cell into the plasma? Which of the type of solution cause water shift from cell to the plasma? Hypertonic, hypotonic, isotonic और alkaline। अब इसके लिए याद रखना पड़ेगा आपको ऑस्मोटिक। अभी किसका क्या बोल रहा है, सोल्यूशन ऑफ कॉज वाटर शिफ्टिंग। वाटर हमारा जो है वो सेल से प्लाज्मा जाना, मतलब हमारी सेल है वहां से ब्लड को जाना, शिफ्ट क्या करना है प्लाज्मा के अंदर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आपका क्या होना चाहिए, सेल से प्लाज्मा जा रहा, मतलब आपका ये प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब क्या हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आंसर क्या आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। the only way the body cannot get rid the huge acid load produced by the metabolic reaction. The only way the body can get rid of the huge or large acid load produced by metabolic reaction, उसके आंसर क्या है, increase the concentrate of bicarbonate ions, breathe fast and more deeply, excrete hydrogen ion in urine, or increase the concentrate of the protein in the plasma। सी क्वेश्चन सिंपल समझो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में जितना हमको एसिड चाहिए, द ओनली वे, ऐसा कौन सा वे है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड को प्रोड्यूस करे विद मेटाबॉलिक रिएक्शन में। मेटाबॉलिक रिएक्शन से जितना एसिड प्रोडक्शन कौन कर सकता है, ओनली वन रीजन, हमारे बॉडी में जो इंक्रीज concept of the bicarbonate will be the one reason will be having the answer. Okay, now next we will discuss acid base imbalance. See question will be make very twisty form but very easy answer will be there. Now हम बात करेंगे next acid base imbalance के बारे में। अभी तो हमने बात की थी acid base के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे acid base imbalance के बारे में। Now H ion का significant क्या है, acidic। आपका H ion significant क्या है, acidic। There are two things, there are दो पार्ट होते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी होता है और एक होता है आपका मेटाबॉलिक। एक रेस्पिरेटरी एंड एक है आपका मेटाबॉलिक। सो रेस्पिरेटरी में क्या है, एसिडोसिस या अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक में आल्सो एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। ओके, सो एबीजी टेस्ट से हम एलन टेस्ट, पहले एलन टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम एबीजी टेस्ट करेंगे। एबीजी हमको रिपोर्ट मिलेगा हमारा PaO2, PaCO2, SCO3 all type of will get it. Okay, so by this thing understand, आपको इस साइड समझना है आपको क्या कि दो टाइप के होते हैं, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक। और रेस्पिरेटरी दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है, अल्कलोसिस का है। नाउ एलन टेस्ट के बारे में डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, बट रिमेंबर हमको एबीजी से करने से पहले एलन टेस्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हिच टेस्ट विल बी परफॉर्म बिफोर एबीजी, तो रिमेंबर एलन टेस्ट। ओके, नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट will we have a what is respiratory acidosis and what is respiratory alkalosis, what is respiratory acidosis and what is respiratory alkalosis. Okay, now हमने बात की थी जब हमारे बॉडी में पीएच घटेगा, पीएच घटेगा मतलब क्या है, एसिडोसिस। यू कैन सी साइड हियर, पीएच घट रहा है मतलब क्या है, एसिडोसिस। और जब CO2 बढ़ेगा तब भी क्या है, रेस्पिरेटरी, मतलब प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी की हो रही है तो क्या हो गया हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब पीएच घटा मतलब सिग्निफिकेंट है कि एसिड नेचर में है, पीएच बढ़ा मतलब क्या है हमारा अल्कलोसिस के नेचर में है। ओके, और CO2 का इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में आपका CO2 घटेगा और PO2 भी आपका थोड़ा घटेगा। सो विल बी रिमेंबर कि हाउ विल अंडरस्टैंड, जितना आपका पीएच है वो उस पर डिपेंड करता है आपका एसिड और अल्कलोसिस के अंदर। सो इन द आपका पीएच घटा तो एसिडिक में है और पीएच बढ़ा तो अल्कलोसिस, आपको कंसेप्ट हो गया। CO2 और PO2 बोथ आर पैरामीटर है जो आपके रेस्पिरेटरी के बारे में बताएंगे। ओके, जैसे आपका रेस्पिरेटरी के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वेरी डेंजर कंडीशन है, बहुत डेंजर कंडीशन है, तो आपका CO2 बढ़ गया है मतलब बॉडी के अंदर O2 बहुत कम है और CO2 ज्यादा निकल गया। अभी क्यों होगा, इसकी कॉजेस क्या है, हाइपोवेंटिलेशन, मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर O2 इनहेल, पेशेंट के अंदर O2 बहुत कम है, पेशेंट नॉट एबल टू टेक O2 इनसाइड। ओके, सो इसके रीजन है
आपका पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आपका जो एयरवे है विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, when your airway will be have obstruction, that time have a chances. Okay, so क्या क्या चांसेस उसके अंदर है? एयर ऑब्स्ट्रक्शन कब होता है? सीओपीडी हो, आपका अस्थमा पेशेंट हो, ओके, सो मतलब जहां भी पेशेंट के अंदर एयरवे इंपेयर्ड है, एयरवे आपका प्रॉपर नहीं है, कुछ वजह से एयरवे का नेरोइंग हो चुका है, आई एम टेलिंग अबाउट रेस्पिरेटरी एयरवे, ओके, आपका ट्रेकिया हो, जो भी है वो आपका एयरवे थोड़ा ट्रैप हो चुका हो, तो वो O2 को ज्यादा जाना नहीं देगा, तो क्या कहोगे? हाइपोवेंटिलेशन, सो लेस O2 इनहेल, ओके, सीओपीडी हो गया आपका, अस्थमा हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ऑल दिस थिंग विल बी हियर। उसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन, पेशेंट के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा आ जाए उस टाइम पे भी आपका यहाँ पर क्या होगा? विल बी बहुत म्यूकस प्रोडक्शन, सो O2 कैन नॉट गो इनसाइड। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि दिस इज अ व्हाट यू नो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, नहीं आने वाला है। देन द लास्ट क्वेश्चन, एम्फाइसीमा पेशेंट में क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, लाइक दे आस्क क्वेश्चन। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है? सीओपीडी, मतलब आपका एयरवे अफेक्टेड है, सो एयरवे अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली O2 कम जा रहा है, O2 कम जाएगा तो क्या होगा? CO2 बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा? पीएच आपका डिक्रीज हो जाएगा, ओके, क्योंकि आपका पीएच, एक कंसेप्ट एक याद रखना, आपका जो पीएच है वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पीएच और जो CO2 है दोनों अपोजिट है, पीएच एंड आपके जो CO2 है वो अपोजिट, अगर आपका पीएच घटेगा तो CO2 भी बढ़ेगा, सो बोथ आर अपोजिट पैरामीटर, ये आपको याद रहना पड़ेगा, दिस आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ओके। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे अभी सीएनएस डिप्रेशन। नेक्स्ट है क्या? सीएनएस डिप्रेशन, आपका अगर बॉडी में सेंट्रल सिस्टम डिप्रेशन हो जाए, क्यों? अगर पेशेंट सीलेटिव ड्रग ले रहा हो, पेशेंट का एल्कोहलिक हो, ओके, और एनी ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग लिया हो, उस टाइम पे क्या होगा? सीएनएस सिस्टम विल डिप्रेस, सो बॉडी का हाइपोथैलेमस जो रेस्पिरेटरी सेंट्रल सिस्टम पार्ट है वो क्या करेगा? बॉडी को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, कि नॉट एबल टू टेल कि टेक मोर रेस्पिरेशन, उसको ले नहीं पाएगा, सो उस टाइम पे भी क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन, सो क्या होने वाला है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो बहुत से क्वेश्चन बन गए इसके अंदर, क्वेश्चन आ जाए देयर इज अ पेशेंट हु हैविंग हाइपोवेंटिलेशन, तो क्या डिसकंडीशन हो सकती है, मतलब क्या हो सकता है? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, तो आपका आंसर आएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उसके अलावा हमने बात कर ली डिसकंडीशन के बारे में। उसके अलावा सीएनएस डिप्रेशन, अगर पेशेंट का सेंट्रल सिस्टम डिप्रेशन हो जाए क्योंकि सीलेटिव की वजह से, मतलब पेशेंट को स्लीपिंग ड्रग दे दिया हो, अल्कोहल की वजह से, अदरवाइज ओपियोइड एनाल्जेसिक की वजह से, तो ये हमारे कुछ हो गए कोसेस। उसके अलावा कोसेस क्या है? ब्रेन ट्यूमर, अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है उस टाइम में भी आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस हैं, ओके, सो ये हमारे हो गए कंडीशन। सो डिसेबल कंडीशन, रिमेंबर हाइपोवेंटिलेशन, किसी भी वजह से बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन होगा वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही करेगा, ओके। नाउ उसका अपोजिट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, हाइपरवेंटिलेशन, जब आपकी बॉडी में O2 ज्यादा हो जाए, जब आपकी बॉडी में O2 ज्यादा हो जाए उस टाइम पे क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ओके, अल्कलोसिस मतलब पीएच बढ़ रहा है और CO2 घटेगा, बिकॉज दोनों अपोजिट हैं, ओके, तो अब क्या क्या हो रहा है? O2 बढ़ रहा है, यहाँ पर O2 ज्यादा बढ़े हुई प्रॉब्लम है, ओके, सो ये आल्सो प्रॉब्लम टू द पेशेंट। ये कब होगा? ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया, ऑक्सीजन तो है पर पेशेंट का एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग है, O2 इनसाइड देयर, बट O2 और CO2 को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया। क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया क्या करता है? रिमेंबर, विल कंफ्यूज, ऑक्सीजन है तो एपनिया क्या हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है बट रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं कर पा रहा था, ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया। उसके अलावा पेन, अगर पेशेंट को पेन है तब भी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि देयर सीवियर बर्न पेशेंट हैव अ सीवियर पेन, so what are the chances of the disconditions? Remember respiratory alkalosis, because mention क्या किया है? पेन। देन हम बात करेंगे प्रेगनेंसी। नाउ प्रेगनेंसी में क्या होता है? देयर two things will be a mother and baby, so they require more O2, so more O2 inhale, so they are taking the lip breathing, वो अपने माउथ से ब्रीदिंग करना ट्राई करते हैं, तो O2 ज्यादा जाता है बट CO2 ज्यादा निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए होता है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ओके। नेक्स्ट थिंग बात करेंगे हम डिस्कशन फीवर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिमेंबर फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इन एग्जाम, कि फीवर के अंदर क्या होगा, एसिड बेस बैलेंस में क्या चेंजेस होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके, अल्कोलोसिस, सॉरी। सो फीवर में क्या होता है? आपके बॉडी में BMR बढ़ जाता है, इंक्रीज योर
BMR, ओके, BMR बढ़ेगा तो क्या करेगा, आपका O2 डिमांड भी बढ़ जाएगा। सो दिस विल लीड टू इंक्रीज योर O2 डिमांड। O2 डिमांड बढ़ेगा तो पेशेंट विल टेक हाइपर वेंटिलेशन, इसलिए आपका पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा और दैट लीड टू रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ओके, सो दिस आर द सम रीजन जहां पर पेशेंट के अंदर ये होता है। सो वंस आई क्लियर, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या होने वाला है, हाइपर वेंटिलेशन। ओके, दिस विल बी हाइपर, क्या होता है मतलब आपका CO2 बढ़ गया है, CO2 कम है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन ऑक्सीजन डिस एपनिया, ऑक्सीजन है बट एपनिया है, आपके ब्रीदिंग है, पेन है। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मदर विल बी टेकिंग द पर्सली ब्रीदिंग और टेकिंग ब्रीदिंग फ्रॉम माउथ, तो टेकिंग मोर O2, पर लंग्स अपना काम ज्यादा नहीं कर पाता है, तो O2 बढ़ने से भी रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिस होता है। देन कम टू द फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन फीवर। फीवर हाउ विल रिमेंबर, फीवर होगा तो अपना BMR बढ़ जाएगा, BMR बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, रिमेंबर इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो वो O2 डिमांड भी बढ़ा देगा, O2 डिमांड बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ओके, सो दिस आर द सर्टेन कॉजेस। ओके, उसके अलावा एक और रिमेंबर याद करना, हिस्टेक्सिया। हिस्टेक्सिया, सी आई एम फोकसिंग दिस थिंग क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ऐसा है कि आपको याद नहीं रहता, बट रिमेंबर हिस्टेक्सिया साइकोसिस डिसऑर्डर है। हिस्टेक्सिया एक साइकोसिस डिसऑर्डर मतलब न्यूरो डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें भी आपके पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिस होता है। क्वेश्चन आ चुका है, हिस्टेक्सिया आल्सो विल बी कैन कॉज रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिस। तो ये हमारा क्या हो गए, पीएच डिक्रीज, इंक्रीज की बात की हमने, डिक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडिस होगा, ओके, और इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिस होगा। उसमें ऑब्वियसली दोनों अपोजिट हैं, तो CO2 घटेगा इसके अंदर, बढ़ेगा इसके अंदर, उसके अंदर घटेगा। और हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन इसके अंदर होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, और हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो आपका रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिस होगा, जो हमने डिटेल में भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। नाउ पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चुका है, तो क्वेश्चन कभी घूम के आ सकता है, द पेशेंट हैव रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कैन प्रोवाइड। सो रिमेंबर, आपको ओनली एसएमएस क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ तो क्या करोगे, रिमेंबर O2 थेरेपी इज प्राइमरी। O2 थेरेपी प्राइमरी क्यों, क्योंकि हमने क्या बात किया इस कंडीशन के अंदर कि पेशेंट के अंदर हाइपोवेंटिलेशन है, O2 कम है, और हमने इस कंडीशन बात नहीं बताया कि अस्थमा की COPD बात नहीं की हमने, तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या आपका आएगा इसके अंदर, O2 थेरेपी। ओके, देन आफ्टर दैट ट्रीट द अंडरलाइन डिजीज कंडीशन, जो भी इसको कंडीशन है, COPD है, अस्थमा है, या मे बी हैव एनी अदर डिस्क्रिमिनेशन जो आपका एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, एयरवे आपका अफेक्टेड है, वो आपके सारे डिस्कंडीशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है, where is a COPD patient who have a respiratory acidosis, so what are the immediate management, so what are the management for the respiratory acidosis, तो याद रखना उस टाइम पे भी आपका आंसर इमीडिएट मैनेजमेंट आए तो O2 थेरेपी आएगा, बट मैनेजमेंट आए तो क्या आएगा, ट्रीट द अंडर डिस कंडीशन। ओके, बट O2 थेरेपी इज द फर्स्ट आंसर, ये आपके फर्स्ट चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। अगर अंडर डिस कंडीशन नहीं दिया हो तो आपका फर्स्ट आंसर O2 थेरेपी ही होगा, बिकॉज हाइपोवेंटिलेशन में ही पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है पेशेंट के अंदर कि आपका पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो कौन सी पोजीशन दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका आएगा ऑर्थोपेनिक। ओके, ऑर्थोपेनिक मींस इन द ऑर्थोपेनिक पोजीशन विल गिव टू द पेशेंट, एंड सेकंड आपका क्या है आंसर, आपका will be have high flower position will be conditioned to given to the patient। ये अपना व्हाट इज ऑर्थोपेनिक पोजीशन, हमारा ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या होता है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन मींस पेशेंट को बोलेंगे आपके जो एक टेबल पे लोके उस पे सो जाओ, एग्जांपल आपको पता होगा, विल टेल पेशेंट व्हाइल डूइंग द प्लूरल एफिशन करते हैं ना, बोलते हैं कि प्लूरल एफिशन है, या फिर हम करते हैं पेशेंट को बोलते हैं एक हम कैरेट टेबल देंगे, वो पेशेंट कैरेट टेबल पे उसका हाथ रखेगा और सो जाएगा। सो लाइक विल बी हैविंग ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ओके, टू रिलीव द पेन विल गिव द ऑर्थोपेनिक कंडीशन। उसके अलावा ये आपका फर्स्ट चॉइस क्वेश्चन है, अगर आपके दोनों ऑप्शन आए तो पहले आपको फर्स्ट क्लिक करना है ऑर्थोपेनिक पे। उस टाइम पे क्या होगा, ऑर्थोपेनिक में पेशेंट विल बी आपका जो डायफ्राम थोड़ा नीचे जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड कांसेप्ट, ऑर्थोपेनिक और हाई फॉलो पोजीशन में क्या होता है, जब हमारे डायफ्राम होते हैं वो ऊपर होते हैं तो लंग्स को ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता, लंग्स विल नॉट गेट प्रॉपर स्पेस टू टेक O2 CO2 एक्सचेंज करने के लिए। बट जब हम पेशेंट को बोलेंगे टेक हाई फॉलो पोजीशन, तो क्या होगा, डायफ्राम गोज डाउन, तो लंग्स विल बी हैव इनफ स्पेस।
to take proper breathing. Now ऑर्थोपेडिक में क्या होता है, हम पेशेंट को स्टिच करवा रहे हैं, बिकॉज हम पेशेंट का हाथ का रखवा रहे हैं, कार्डियक टेबल पे रखवा रहे हैं और वो बैठे बैठा वहां पर है, तो क्या होगा, डायफ्राम देखो डाउन जा रहा है और साथ में हम स्टिच कर रहे हैं, तो लंग्स को और स्पेस मिल जाएगा, तो इजीली कैन ब्रीथ कर पाएगा और O2 का इनटेक बढ़ जाएगा. सो दिस व्हाई विल ऑर्थोपेडिक इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन. अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तो यू कैन राइट हाई फाउलस पोजीशन. आई होप क्लियर. वंस अगेन क्लियर. अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में क्या आएगा, आपका O2 थेरेपी. क्वेश्चन आया आपका, तो रिमेंबर फर्स्ट विल बी है O2 थेरेपी. उसके अलावा O2 थेरेपी नहीं दिया हो तो यू कैन राइट अंडरलाइन डिजीज कंडीशन. ओके, देन आस्क पोजीशन, कौन सी पोजीशन दोगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर, तो उसके अंदर आएगा ना फर्स्ट आपका क्या है, ऑर्थोपेनिक. उसके ना व्हाट इज ऑर्थोपेनिक पोजीशन, पेशेंट का हाथ हम कार्डियक टेबल पे रखेंगे और पेशेंट को बिठाएंगे, सो लाइक इन सीट. नाउ आई होप यू रिमेंबर द पोजीशन. जब पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन करते हैं, जब पेशेंट को थोरिकोसिंथेसिस करते हैं, पेशेंट को टेबल हम टेबल पे हाथ रख के वी palpate the space and will be easily can put the this cannula and we can remove the fluid. तो ये आपका हो गया ऑर्थोपेनिक. नेक्स्ट क्या है आपका, अगर ऑर्थोपेनिक तो आज द सेकंड पोजीशन कौन सी है हमारी, हाई फाउलस पोजीशन. इसमें भी क्या होगा, डायफ्राम डाउन जाएगा एंड हैव इनफ स्पेस. ये हमारा क्या फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड हमारा हो गया सक्शनिंग. अगर पेशेंट सक्शनिंग अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, पेशेंट हैव म्यूकस कलेक्शन. ओके, म्यूकस कलेक्शन आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. म्यूकस कलेक्शन आल्सो बिकॉज हमने पढ़ा है अस्थमा के अंदर, अस्थमा क्या होता है, विल बी म्यूकस कलेक्शन इनसाइड, तो म्यूकस कलेक्शन आल्सो विल बी कॉज प्रॉब्लम. सो म्यूकस कलेक्शन में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है उसका, सक्शनिंग. तो सक्शनिंग आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, सक्शनिंग आल्सो रिक्वायर्ड. डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या पूछा जाए उसको सोच समझ के देना पड़ेगा. ओके, तो सक्शनिंग आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. सक्शनिंग का प्रेशर कितना रहेगा, 100 to 120, 100 to 120 mmHg. मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट की. एडल्ट के अंदर आपका सक्शनिंग का प्रेशर कितना रहेगा, 100 to 120 mmHg will be ratio, 120 mmHg pressure for suctioning. In old age will be 80 to 100 or in infant 60 to 80. So there are mainly three suctioning pressure. Remember, for adult 100 to 120, for old age people 80 to 100 and for infant 60 to 80. Okay, तो ये हमारा क्या हो गया, सक्शन प्रेशर. तो बहुत से क्वेश्चन के आंसर हमने इसमें कवर कर दिए. ओके, सो आई एम टेलिंग यू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्पस के अंदर कुछ भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं. नाउ बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की. क्या है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या होता है कि पेशेंट के अंदर O2 बढ़ जाता है, पेशेंट के अंदर O2 बढ़ जाता है. ओके, सो क्या करेंगे हम, अब O2 बढ़ जाएगा तो वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास O2 थेरेपी के लिए मशीन है. वी हैव O2 थेरेपी बट वी डोंट हैव CO2 थेरेपी. वी डोंट हैव अ CO2 थेरेपी बिकॉज़ हमने क्या बोला, O2 3 बढ़ गया, हमें CO2 बाहर निकालना है, सो वी कैन नॉट डू. तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस व्हेन हैव रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, सो वी डोंट हैव CO2 थेरेपी, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे आपका मास्क पेपर बैग माउथ से कवर करो. सो पेशेंट विल बी कवर देयर फेस विद अ पेपर बैग ऑन माउथ. सो क्या होगा, जितना CO2 बाहर निकला है उतना वापस अंदर जाने के चांसेस है. ये क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट आर द क्वेश्चन व्हाट विल डू, कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, O2 therapy, paper on the back or like will give suctioning और जो भी आ जाए, याद रखना हमको CO2 बढ़ाना है, O2 को घटाना है और CO2 को बढ़ाना है. तो हम क्या करेंगे, पेपर को माउथ को पेपर बैग से कवर कर देंगे, तो जितना CO2 बाहर निकला है उतना थोड़ा बहुत अंदर जा सकता है. ओके, नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे. उसके अलावा CO2 और HB जितना हमारा मोर देन 20 टाइम्स, हमारा तो ये नॉर्मल है, हमारा CO2 और HB का है मोर देन 20 टाइम्स, जितना आपका CO2 है प्लस HB का 20 टाइम्स रहेगा. बट आपका अगर पेशेंट के अंदर पेशेंट के पॉइजनिंग पेशेंट है तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HB क्या होते हैं 200 टाइम. मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन में आता है ये भी कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और HB आपका 200 टाइम्स है. सो रिमेंबर कितना टाइम है, 200 टाइम्स, और CO2 कितना होता है, HB टाइम. और उसपे क्या होता है, चेरी रेड कलर बक्कल कैविटी का स्पुटम होता है, विल बी in present the patient. Okay, so this is about a certain thing, but ये आपका ट्रीटमेंट नहीं है, इसे एक्स्ट्रा आई एम टेलिंग यू. ओके, सो इसका ट्रीटमेंट क्या है,
paper bag on mouth can be due to the patient. Okay, then so it's about the respiratory acidosis and alkalosis. So we'll once again clear this thing. Respiratory acidosis मतलब क्या है, pH घटेगा और alkalosis में pH बढ़ेगा. CO2 में ऑब्वियसली दोनों अपोजिट हैं, तो pH घटा तो CO2 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर ऑब्वियसली pH बढ़ा है तो CO2 घट जाएगा. लाइक विल बिहेव. कंडीशन क्या है, यहाँ पर हाइपोवेंटिलेशन है, यहाँ पर है हाइपरवेंटिलेशन. तो जो भी डिस्कशन पड़ी वो सब आपकी हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन है, वो सब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेंगी. और जो भी आपके बॉडी में हाइपरटेंशन करने वाली कंडीशन है, जो प्रेगनेंसी है, फीवर है, स्टेक्सिया है, और जब भी आप ऑक्सीडेंटिस एपनिया है, पेन है, ये आपके हो गए रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के अंदर. ट्रीटमेंट हमने बात कर ही ली हमने. फर्स्ट आप ऑटोथेरेपी, पोजीशन एंड सक्शन. यहाँ पर क्या है, पेपर बैग ऑन द माउथ. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिक की. मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस. Now when come to the metabolic, हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी. रिमेंबर फर्स्ट स्लाइड वी टोल्ड दिस थिंग. when in patient decrease or increase pH is significant what? The significant acid or alkalosis. And what next will be here? When in our patient the problem with the PaCO2 or PO2, PaCO2 and PO2 is significant about respiratory. जब हमारे बॉडी में जब भी PO2 और PaCO2 ऊपर नीचे होगा तो उसका सिग्निफिकेंट क्या है, वो रेस्पिरेटरी के लिए. बट हमारी बॉडी में जब भी SCO3 है वो ऊपर नीचे होगा तो उसका सिग्निफिकेंट क्या है, मेटाबॉलिक की. जब ने हमारा पढ़ाई था हमने पीएच का सिग्निफिकेंट सिंपल याद करो, एसिड और अल्कोहलिस के लिए हमारा पीएच का काम है, और PaCO2 और PO2 का सिग्निफिकेंट है हमारे रेस्पिरेटरी के लिए, और SCO3 का हमारा रिलेटेड है मेटाबॉलिक के लिए. ओके, तो हमने रेस्पिरेटरी की बात कर ली. अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक की, मेटाबॉलिक कंडीशंस की. मेटाबॉलिक में क्या होगा कि हमारा पीएच तो ऊपर नीचे होगा, बट साथ में हमारा क्या टेम्परेचर होगा, SCO3 also affected. SCO3 also affected. So remember here in exam they will be asked question about this thing. We'll solve question भी सॉल्व आउट करेंगे थोड़े बहुत, तो आपको आइडिया मिल जाएगा. बट आई व्हाट आई रिक्वायर कि क्लियर कंसेप्ट. पीएच डायरेक्ट रिलेट होता है हमारा किसके, एसिड और अल्कोहलिस के लिए, और CO2 O2 रिलेट होता है हमारा रेस्पिरेटरी के लिए, और SCO3 हमारा किसके लिए, मेटाबॉलिक के लिए. तो हमारा हमने क्या पढ़ा था पहले अंदर, पीएच और CO2 अपोजिट है, बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पीएच और आपका SCO3 है वो दोनों सेम है. पीएच और आपका SCO3 दोनों सेम है, मतलब आपके पेशेंट के अंदर पीएच बढ़ेगा तो SCO3 भी बढ़ेगा, तो आपके अंदर पीएच घटेगा तो SCO3 भी घटेगा. तो सिंपल ही है. ओके, नाउ विल क्लियर द कंसेप्ट हियर. पीएच घटा मतलब क्या, ऑब्वियसली एसिडिक. पीएच बढ़ा मतलब अल्कोलोसिस. और प्रॉब्लम किसके अंदर आ रही है, SCO3 के अंदर. या तो घट रहा है बढ़ रहा है तो क्या हो गया हमारा मेटाबॉलिक. सो दिस इज अ क्लियर कंसेप्ट. ओके, क्वेश्चन एग्जाम में आता है अबाउट पीएच PO2. विल डिस्कस मोर इन एग्जाम विद एग्जांपल, बट विल क्लियर. नाउ किस कंडीशन के अंदर, विच आर द कंडीशन जहां हमारा मेटाबॉलिक एसिडिस होता है. सो रिमेंबर, नॉर्मली हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है. सो ये हमारा नॉर्मल पाथवे, ये हमारा नॉर्मल पाथवे है. ओके, इसमें कुछ भी कम हो गया, एग्जांपल इंसुलिन कम हो गया तो क्या होगा, डायबिटीज. ओके, सो इसके बारे में बात करेंगे. जब आपकी बॉडी में इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट और प्रोटीन हो रहा है तब क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडिस होगा. क्यों, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है. जितना बढ़ जाएगा वो क्या करेगा, एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा, पीएच को बढ़ा देगा. बिकॉज दिस विल बी इंक्रीजर पीएच, सॉरी डिक्रीजर पीएच, दिस विल डिक्रीजर पीएच, और पीएच घटेगा तो आपको पता ही है क्या है, एसिडिक नेचर में. नाउ नेक्स्ट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऑलरेडी हमने बात की थी डायबिटीज के बारे में. डायबिटीज क्या होता है, सिंपल कंसेप्ट ये है, ये आपकी एक सेल है और ये आपका है ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के अंदर आपका BaCell ज्यादा है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, और सेल के अंदर आपका BaCell कम है, तो इसको बोलेंगे हम डायबिटीज. अब इसके दो टाइप्स है, टाइप 1 टाइप 2. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस. तो आपकी इंसुलिन नहीं है. इंसुलिन का काम क्या है, जो सेल की लेयर है उसको खोल के शुगर को अंदर ट्रांसफर करना. अगर आपका इंसुलिन कम है तो वो सेल की लेयर को खोल नहीं पाएगा. सो ग्लूकोज कैन नॉट गो इनसाइड, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा. सो क्या होगा,
patient will have diabetes. Okay, now we are discussing about diabetes ketoacidosis. डायबिटीज की वजह से कीटोन बॉडी बने और एसिडिक हो गया, मतलब क्या है, एक टाइम तक अपना बॉडी इसको मेंटेन करने का ट्राई करेगा। ओके, विल बी सम टाइम टिल बॉडी स्टार्ट टू मेंटेन, डायबिटीज चल रहा है तो चलने दिया, बट क्या होगा, एक टाइम के बाद बॉडी थक जाएगी, बॉडी विल टायर्ड, सो अपनी जो बॉडी है वो सेल को डैमेज करने करेगी, सेल को तोड़ने का ट्राई करेगी, और जो वाइटल ऑर्गन है उसको ग्लूकोज देना ट्राई करेगी। तो सब जब सेल हमारा ग्लूकोज के लिए ब्रेकडाउन होता है, मतलब विल बी अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज सेल, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में कीटोन बॉडी निकलते हैं, और कीटोन बॉडी कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कीटोन बॉडी कैसे होते हैं, एसिडिक। सो डायबिटीज की वजह से कीटोन बॉडी बने और वो क्या हो गया, एसिड नेचर में, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सो ऑब्वियसली एसिडोसिस है तो समझ जाओ ये एसिड मतलब आपका ऑब्वियसली एसिड एसिड हो गया, और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो नहीं रही है, प्रॉब्लम मेटाबॉलिक के अंदर है, तो यह हो गया आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, once I clear the in condition, डायबिटीज के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और वो शुगर ब्लड के अंदर बढ़ता है, सेल के अंदर नहीं बढ़ता, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं की तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर भी है चांसेस, देयर विल बी हैव चांसेस कि वो अपनी खुद की बॉडी को डैमेज करे। तो डायबिटीज की वजह से बॉडी में कीटोन बॉडी बनेंगे और एसिड नेचर होंगे, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी एक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, माल न्यूट्रिशन, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट, aspirin. Okay, these are also the causes of metabolic acidosis. They are also cause of metabolic acidosis. तो अब एक एक की बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिक, फिर उसके अंदर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है, पेशेंट के अंदर एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज कम है, तो सिंपल बात समझ जाओ, सेम लाइक डायबिटीज कंडीशन। ओके, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट, ऑलरेडी आपकी बॉडी में जो फैट है वो डाइजेस्ट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही, तो फैट बढ़ती जाएगी, क्या करेगा, वो पीएच को घटा देगा। आई टोल्ड यू कि इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म, या तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए या फैट का इंटेक बढ़ जाए, बात तो एक ही होगी, क्योंकि फैट बढ़ेगा पीएच घटाएगा, तो क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर सकता है। देन नेक्स्ट बात करें हम एस्पिरिन। एस्पिरिन ड्रग, ए पेशेंट टेक मोर एस्पिरिन ड्रग। एस्पिरिन क्या होता है, अंदर एसिटाइलिन सैलिक एसिड होता है, व्हाट इज विल बी हैविंग, एसिटाइलिन सैलिक एसिड। एग्जाम क्वेश्चन आता है एस्पिरिन, व्हाई एस्पिरिन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिमेंबर because aspirin have what, acetylene acylic acid, this is the reason, इसकी वजह से पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। देन कोलोस्टोमी पेशेंट, कोलोस्टोमी पेशेंट में क्या होगा, ऑलरेडी जितना एसिड है ओके वो हम निकालने नहीं रहे, निकाल तो उसमें क्या होगा कि नॉर्मली हमारा एसिड कहाँ निकलता है, स्टमक से, स्टमक में पीएच से होता है, तो बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्टोमी कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जो काम कौन कर रहा है, कोलोन कर रहा है, तो जो पीएच है वो क्या होगा, जो भी अंदर बॉडी में उसका यूज ही नहीं होगा, सो क्या होगा, पीएच विल डिक्रीज। ओके, सो विल बी हैविंग एसिड नेचर, तो क्या होगा, एसिडोसिस। ओके, देन हमारा पीएच डिक्रीज होगा तो हमारा पोटेशियम बढ़ जाएगा, सो बोथ आर अपोजिट, याद रखना है, पोटेशियम और पीएच आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, पोटेशियम और हमारा पीएच दोनों अपोजिट हैं। देन डायरिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आस्क, सीवियर डायरिया व्हाट विल बी कॉज, सीवियर डायरिया क्या करेगा, सीवियर डायरिया क्या करने वाला है, आपके बॉडी में SCO3 को कम कर देगा। सीवियर डायरिया और शॉक क्या करते हैं, लॉस ऑफ SCO3, और SCO3 कम हो गए तो दोनों क्या है, अपोजिट, दोनों सेम है, SCO3 कम हुआ तो पीएच भी कम हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो प्लीज मेक श्योर, याद रखना, सीवियर डायरिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीवियर डायरिया विल बी कॉज व्हाट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को हमने ओल्ड ब्लड दे दिया है तो क्या करेगा, आल्सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बिकॉज वो क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल को डैमेज कर देगा, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, और आप डिस्ट्रक्ट ब्लड वेसल क्या करेगा, वो आपके पोटेशियम को बढ़ा देगा, और पोटेशियम बढ़ा मतलब क्या है, पीएच डिक्रीज, पीएच डिक्रीज मतलब क्या है, विल बी हैव अपोजिट और सेम थिंग, सो आपका एसिड भी डिक्रीज हो जाएगा और पीएच भी डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, सो आई होप क्लियर दिस थिंग्स। नेक्स्ट थिंग बात करेंगे हम रीनल फेलियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आपकी बॉडी क्या किडनी फेल हो जाए तो क्या करेगा, SCO3 निकाल नहीं पाएगा, तो SCO3 को वो ज्यादा टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो जितना SCO3 है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, बिकॉज नॉट फिल्टर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या होने वाला है, आपका SCO3 डिक्रीज, सो इसलिए आपका पीएच आल्सो विल बी डिक्रीज। सो ये हमारे कुछ हो गए कॉजेस ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक अल्कोहोलिसिस, मतलब क्या है, आपका पीएच बढ़ गया है
और SCO3 आल्सो बढ़ गया है। अब ऐसा कब होगा? जब पेशेंट को सीवियर वोमिटिंग है, सीवियर वोमिटिंग, तो क्या हो गया, आपका जो भी है पीएच वो बाहर निकल गया, पीएच क्या है, बाहर निकल गया, तो क्या होगा, एसिड, आपका एसिड बाहर निकल गया, तो क्या होगा, एसिड बाहर निकल दिया तो बचा क्या, एल्कलाइन, सो विल बी हैविंग रिमूव एसिड नेचर। तो क्वेश्चन आए कि पेशेंट है वोमिटिंग, सो व्हाट विल बी हैव, सो पेशेंट है वो एल्कलोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर डायरिया और आपका नेक्स्ट क्या है, vomiting, both are opposite, remember people will be confused here, diarrhea and vomiting both are opposite। डायरिया में क्या होने वाला है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और वोमिटिंग में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बिकॉज वोमिटिंग में आपका एसिड बाहर निकल रहा है। Then prolonged GI suctioning, क्वेश्चन घूम के आएगा, there's a patient who have a GI NG tube and will be have for so many days will be suctioning, so what are the conditions can occur, remember prolonged suctioning, जब suctioning हुआ है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली एसिड बाहर निकल देगा, सेम थिंग वोमिटिंग, जितना एसिड बाहर निकलेगा तो बचा क्या, एल्कलाइन, तो क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस। ओके, सो हमारा हो गया एल्कलोसिस। देन उसके अलावा क्या नेक्स्ट आया, क्रुशिंग सिंड्रोम एंड हाइपोअल्डोस्टेरोन, ये भी कंडीशन है जहां पर हमारे जो भी सोडियम पोटेशियम आर अबनॉर्मल, सो ये भी एक रीजन है जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करता है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी डोंट बी कंफ्यूज, विल कंफ्यूज, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात दो जगह की है, एक बात की हमने किसकी, ऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की है, और एक बात की हमने मैसिव मतलब ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप 24 आवर के अंदर 24 आवर के अंदर मोर देन 10 ट्रांसफ्यूजन करते हो, उसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, उसको क्या बोलते हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, सो उसमें क्या होगा, आप जब ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली वी नो की ब्लड प्रोडक्ट के अंदर होता है एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट इसका बना होता है एसिडिक साइट्रिक डेक्सट्रोज, वो क्या होता है SCO3, तो SCO3 बढ़ेगा मतलब PAG बढ़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ब्लड प्रोडक्ट है, वो जो कंटेनर है उसके अंदर SCO3 ज्यादा होता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ओके, सो रिमेंबर दिस द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, वंस क्लियर, आपका रीनल फेलियर होगा तो क्या करेगा, SCO3 कम कर देगा। ओके, इसलिए पेशेंट के अंदर क्या होने वाला है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। डीके हमने बात कर ली, लेबोरेटरी बात कर ली हमने एस्पिरिन की बात भी कर ली। माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन के अलावा क्वेश्चन आ जाए, पेशेंट है वो स्टारवेशन। ओके, स्टारवेशन मतलब क्या, बहुत टाइम से खाना नहीं खा रहा है, स्टारवेशन भी एक आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा। ओके, पेशेंट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वो भी आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा। ओके, डीके भी आपका वही करने वाला है। ओके, सो ये हमारा हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कोजेस। नाउ मेटाबॉलिक अल्कोहोलिसिस की हमने बात कर ली, हमने कोजेस के अंदर वोमिटिंग है, हमारा सेक्शनिंग है एंड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्या हो रहा है उसके अंदर, SCO3 क्या हो रहा है, SCO3 कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, SCO3 बढ़ा देंगे, मतलब विल गिव SCO3 टू द पेशेंट, हमारा हो गया ट्रीटमेंट। देन आपका मेटाबॉलिक अल्कोहोलिसिस हो गया, तो क्या करोगे, आपका SCO3 बढ़ रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ये हमारा ट्रीटमेंट। उसके बाद ट्रीटमेंट विल बी इन द पेशेंट। सो हमने क्या बात की, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस। अब हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे थोड़े से, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोहोलिसिस को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं कि आस्क यू कि पेशेंट का पीएच है 7.1, सॉरी पेशेंट का पीएच है 7.1, PaCO2 है 16, देन PaSCO3 है हमारा 5, SCO3 कितना है हमारा 5। ओके, सो अब इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन टू द पेशेंट, हमने बात की पीएच की, पहले पीएच कितना है आपका 7.1, पीएच कितना आपका 7.1, मतलब क्या हुआ, ये आपका हुआ एसिड, ये क्लियर हो गया, पीएच का मतलब क्या हुआ, एसिड नेचर में हो गया, तो विल बी एसिड नेचर। नाउ हमको बात करनी है मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है। नॉर्मल CO2 कितना होता है 35 to 45,
हमने याद किया था पीएच के अंदर, ओके। और नॉर्मल एसिड कितना होता है 22 टू 27, 22 टू 27। see the question, it's very easy question but will confuse, I will confuse। pH कितना है आपका 7.1, तो ये क्या होगा आपका ऑब्वियसली एसिडिक, pH कम है, नॉर्मल 7.35% 45 होता है। देन pH2 कितना है 16, अभी pH2 भी आपका कम है। बट हमने क्या बात की, हमारा pH2 बढ़े तब होगा रेस्पिरेटरी, तो हमने यहाँ पर हमारा PO2 पैरामीटर रखा ही नहीं है, तो PO2 है ही नहीं, तो समझ जाओ कि हमारा क्या है SCO3, क्योंकि हमारा SCO3 कम हो रहा है, तो क्या हो गया SCO3, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, इसका आंसर क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, आई होप क्लियर दिस थिंग। pH will decrease, so acidic nature, ओके, एंड मेटाबॉलिक क्यों है, बिकॉज आपका SCO3 अफेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, now I'll give time to think। pH आपका कितना है 7.5, आपका PaCO2 कितना है 52, SCO2 कितना है 40। now think what will be the answer। now आपका pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, so obviously ये क्या हो गया एल्कलोसिस। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि आपका pH बढ़ा तो एक तो हो गया हमारा एल्कलोसिस है, तो रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, क्योंकि आपका PaCO2 कितना है 35 टू 45, तो यार क्या है आपका PaCO2 भी बढ़ रहा है, तो मतलब रेस्पिरेटरी भी है। देन क्या बात करते हैं हम SCO3 कितना होता है 22 टू 27, 22 टू 27, मतलब आपका मेटाबॉलिक भी हो गया है, तो सो वी आर कंफ्यूज कि भी क्या होने वाला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप चेक करोगे कितना ज्यादा है, यहाँ 48 टू 52 ही हुआ है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, तो पेशेंट क्या बॉडी थोड़ा रिस्पॉन्स कर रहा है, पेशेंट भी, और ओन बॉडी मेकिंग बफर सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली दिख रहा है पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक है। क्यों, क्योंकि आपका 27 और 40 में बहुत चेंजेस है, ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है। आई एम टेलिंग यू बहुत डिफरेंट। 38 और 40 मतलब क्या है कि ये पेशेंट था मेटाबॉलिक एल्कोसिस का पेशेंट था, बट बॉडी अपने आप को रिएक्ट करने जा रहा है, बिकॉज क्यों हमने बात की थी ना, बॉडी के अंदर ब्लड, लंग्स एंड किडनी मेक अ बफर सिस्टम, सो कंपनसेटिव मैकेनिज्म के चक्कर में बॉडी के अंदर थोड़ा PaCO2 बढ़ रहा है, बट वो आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है मेटाबॉलिक ही है। सी वन क्लियर दिस कांसेप्ट, डोंट बी कंफ्यूज। कंफ्यूजन क्या होता है कि एक तो हो गया आपका एल्कलोसिस क्लियर हो गया, बट आपका PaCO2 और PaCO3 दोनों चेंजेस हैं, सो विल कंफ्यूज। मैंने क्या बात की थी, PaCO2 बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी होगा, SCO3 का चेंजेस होगा तो मेटाबॉलिक होगा, बट दोनों में क्या चेंजेस ज्यादा है, क्या है ज्यादा चेंजेस SCO3 के अंदर ज्यादा है, तो हम समझेंगे मेटाबॉलिक एल्कोसिस था, और बॉडी की अंदर जो ब्लड बफर सिस्टम है, और जो ब्लड बफर सिस्टम है वो ट्राई कर रहा है कुछ चेंजेस करने के लिए, इसलिए रेस्पिरेटरी में थोड़ा चेंजेस हुआ है, बट द पेशेंट बिहेविंग मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस ओनली। आई होप क्लियर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम, पेशेंट का पीएच है 6.9, 6.9, PaCO2 है आपका 13 एंड SCO3 कितना है 68, 68। सो वन थिंग विल क्लियर दिस थिंग हियर कि पेशेंट के अंदर पीएच कम हो रहा है, मतलब क्या होगा एसिड, ये क्या होगा आपका एसिड, और PaCO2 है वो कम हो रहा है 13, और आपका SCO2 कितना हो रहा है 68, मतलब पेशेंट के अंदर क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है, पर थोड़ा सा रेस्पिरेटरी अफेक्ट भी हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा आए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, या ऐसा है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिमेंबर आपको टिक करना है बोथ पे, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी चेंजेस भी है और मेटाबॉलिक चेंजेस भी है। सो अगर क्वेश्चन अकेला ऐसा है कि चार पैरामीटर यहाँ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, तो आपको टिक करना ओनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। बट ऐसा आ जाए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो याद रखना वो बोथ हैं, दोनों हैं, बिकॉज वो इसके पैरामीटर दिखा रहा है कि समथिंग चेंजेस इन द बोथ पैरामीटर। नेक्स्ट थिंग बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप क्लियर दिस थिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा है पीएच आपका है 7.2, पीएच आपका है 7.2, आपका PaCO2 है 20,
एंड आपका SCO3 है 17। वेरी इजी आंसर। पीएच बढ़ रहा है, अल्कोलोसिस, और हमारा इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है PaCO2, तो हम क्या बोलेंगे, समझेंगे मेटाबॉलिक। 20 to 27 है, तो बात करेंगे हम बॉडी ट्राई टू डिफेंस में कुछ करने ट्राई कर रहा है, बट सो वी अंडरस्टैंड इज मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट है वो 7.38, then PaCO2 65, SCO3 32 and PaO2 55। अभी तक क्या था, हम समझ पा रहे थे कि अभी पीएच तो नॉर्मल है, नाउ पीएच इज नॉर्मल, सो हम क्या करेंगे, इज एसिडोसिस अल्कोलोसिस, थिंक क्या होगा, एसिडोसिस होगा कि अल्कोलोसिस होगा। सो हम क्या करेंगे, पहले हम एसिडोसिस अल्कोलोसिस छोड़ देंगे, हम बात करेंगे पेशेंट के अंदर क्या है। तो आपका पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, PaCO2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, PaCO2 क्या बढ़ रहा है, और PaO2 आपके अंदर घट रहा है, PaO2 घट रहा है। ओके, तो आपका SCO2 चेंजेस भी है, SCO2 भी चेंजेस है, तो ये हमारा 3 पैरामीटर चेंजेस हैं, बट हमारा जो पीएच है वो चेंजेस नहीं है। सो रिमेंबर कंसेप्ट, पीएच एंड CO2 विल बी अपोजिट, pH एंड CO2 विल बी अपोजिट। तो हमारा क्या है यहाँ पर, CO2 बढ़ रहा है तो क्या होगा, pH डिक्रीज होगा, तो मतलब क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बट आपकी डोंट बी कंफ्यूज हियर, सी व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर, क्वेश्चन के एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बट आपको समझना है कि रीजन क्या है। क्योंकि जब भी आपका CO2 बढ़ेगा, हमने बात की थी रेस्पिरेटरी के अंदर pH और CO2 अपोजिट है, तो हमारा हम CO2 को पैरामीटर समझ लेंगे, CO2 हमारा घट रहा, सॉरी CO2 हमारा बढ़ रहा है, आई टोल्ड रॉन्ग थिंग, CO2 बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, pH घटेगा। ओके, तो हमारा क्या होगा, pH घटेगा मतलब क्या होगा, एसिडोसिस। तो क्या हो गया हमारा, एसिडोसिस, so will be our respiratory acidosis। I hope clear concept। We will take last example। जहां पर क्या है, pH है कितना 7.2, SCO2 कितना है 5, PaCO2 कितना है 12 एंड PaO2 105। नाउ पहली बार हमने देखा है क्वेश्चन जहां पर PaO2 बढ़ रहा है, मतलब क्या है, PaO2 मतलब पेशेंट है वो हाइपर वेंटिलेशन, मतलब पेशेंट के अंदर हाइपर मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ये तो क्लियर हो गया, हमने बात की हाइपरटेंशन मतलब O2 बढ़ रहा है, मतलब O2 ज्यादा हो गया है, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। साइमल्टेनियसली आपका यहाँ पीएच घट रहा है, मतलब आपका एसिडिक भी है, और साथ में आपका SCO3 भी कम है, तो मतलब क्या है, मेटाबॉलिक। तो समझो क्या बोलेंगे हम, मेटाबॉलिक अल्कोलोस एसिडोसिस विथ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, सॉरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस with a respiratory alkalosis is very tricky question. It's very tricky question. Once I will tell you, remember this question. Very tricky question. exam question से पूछ जाते हैं कि आपका pH इतना है तो क्या आंसर आएगा। ओके, सो pH क्या आपका 7.2, आपका SCO कितना है 5, PaCO2 कितना है आपका 12, और PaO2 हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा 105, मतलब आपका PaO2 सबसे ज्यादा दिख रहा है, अभी तक पढ़ा हमने। ओके, तो मतलब पेशेंट के अंदर जब PaO2 कब बढ़ता है, जब हाइपर वेंटिलेटेड, मतलब आपके पेशेंट ने ज्यादा O2 ले लिया हो और निकाल नहीं पा रहा हो, तो कब होगा ऐसा, जब पेशेंट के अंदर ज्यादा O2 हो गया, तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में ऐसा होता है। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। उसके अलावा पेशेंट के अंदर pH डिक्रीज है, pH क्या है, डिक्रीज है, और क्या चेंज आ रहा है, मेटाबॉलिक चेंज आ रहा है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक चेंजेस है, तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और साथ में रेस्पिरेटरी एसिड दोनों इसके अंदर आंसर है। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट। ओके, ये हमारा हमने कुछ पैरामीटर सॉल्व किए, अभी बात करेंगे एबीजी एनालिसिस। क्वेश्चन आते हैं एबीजी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज एबीजी एनालिसिस, जब हिपेनाइज सिरिंज है हमारा यूज करते हैं 2 ml यूज करते हैं। ओके,
कौन साइड्स यूज करते हैं हम? रेडियल, ब्रेकियल एंड फीमर वी आर यूजिंग द साइड्स। एलन टेस्ट करने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे अल्ना आर्टरी। क्वेश्चन आता है आफ्टर डूइंग एलन टेस्ट विच साइड विल बी, विच आर्टरी विल टेक? अल्ना आर्टरी। नाउ एलन टेस्ट जो बात की थी, हम एक फिस्ट बनाएंगे और हम रेडियल अल्ना आर्टरी को प्रेशराइज करेंगे, फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपका फिस्ट ओपन करो, और हमने प्रेशर किया रेडियल आर्टरी को, तो आपका अल्ना आर्टरी देखा आपने ओपन है तो पिंकिश कलर का हो जाएगा, अगर आपका रेडियल आर्टरी फंक्शन नहीं है तो क्या होगा? ये व्हाइटिश कलर हो जाएगा। सो नॉर्मली ये हमारा रिफ्लेक्स से चेंज करते हैं, बात करते हैं ना, लाइक नेल के अंदर चेक करते हैं, सेम थिंग रिफिल टाइम, सेम थिंग बाय दिस थिंग। पहले हम क्या करते हैं? अल्ना आर्टरी को छोड़ते हैं। सो बाय दिस थिंग अगर आपका अल्ना आर्टरी फंक्शन है देन वी गो फॉर टेकिंग द रेडियल आर्टरी। ओके, सो हमारे सिर्फ क्वेश्चन के एग्जाम में आएगा आपके कि which are the sides of taking the ABGs. Remember that only three sides will be have: radial, brachial and femoral. Okay, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए एलन टेस्ट which artery prays first is the ulnar artery. हम अल्ना आर्टरी को पहले छोड़ेंगे, सो अल्ना आर्टरी विल बी फंक्शन, अल्ना आर्टरी फंक्शनिंग है देन विल गो फॉर रेडियल आर्टरी। ओके, हमारा हो गया ABG। देन विल गो सम मोर क्वेश्चन विल बी हैव। पेशेंट का पीएच कितना है? 7.6, पीएच कितना है? 30, PO2 नॉर्मल है एंड SCO3 24 है, मतलब पीएच इंक्रीज। सो क्या हो गया? ऑब्वियसली एल्कोलोसिस है, ये तो क्लियर हो गया हमारा। और चेंजेस किसके अंदर है? हमारे PaCO2 चेंजेस है, तो हम समझेंगे ये हमारा रेस्पिरेटरी है, बिकॉज बॉडी ट्राई टू कम ऑफ, बिकॉज आपका SCO2 कितना है? 24, 25। ओके, यहाँ पर आपका PaCO2 कम हो रहा है। ओके, बट हम PaCO2 कम होकर काउंट नहीं करते, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमको बॉडी ट्राई टू डिफेंस मैकेनिज्म, इसलिए आपका रेस्पिरेटरी एसिड हल्के समझ में आ गया क्योंकि आपका पीएच बढ़ गया है। ओके, बट रेस्पिरेटरी समझ कैसा आया? बिकॉज आपका PaO2 भी नॉर्मल है और आपका SCO2 नॉर्मल है, तो बचा क्या? PaCO2, और थोड़ा PaCO2 हमको कम दिख रहा है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में आपका CO2 बढ़ जाता है, बट यहाँ पर ऐसा थोड़ा बॉडी कंपोज करने का ट्राई कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग द ब्लड पीएच एंड राइजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ड्यू टू द निमोनिया एंड एम्फाइजीमा। मतलब क्या है? आपके बॉडी में ब्लड पीएच है वो फॉल हो रहा है, और जो आपका CO2 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नाउ जब आपका बॉडी में पीएच घटेगा तो सिंपल थिंग है, एसिडोसिस से बात क्लियर होगी, और CO2 अगर कम कर रहा है तो CO2 क्या करेगा? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी की बात करेगा, सिंपल आंसर है। जब बॉडी में पीएच घटेगा तो ऑब्वियसली एसिड नेचर में आ जाएगा, और इस क्वेश्चन घुमा के बात की है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। और प्रेशर ऑफ CO2 ड्यू टू निमोनिया, आपका जो राइजिंग CO2 बढ़ रहा है, क्यों? तो उसका आंसर क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बात किया है, बट आंसर उसके अंदर दिया हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंपनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस द बॉडी विल बी, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ गया है तो बॉडी क्या करेगा? आपकी बॉडी में रेस्पिरेट को बढ़ा देगा, तो क्या होगा? थोड़ा SCO3 बाहर निकल जाएंगे। ओके, इन द फॉर्म ऑफ द CO2, क्योंकि CO2 और H आयन को ब्रेक करके थोड़ा हमारा SCO3 बाहर निकल जाएगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग, which of the following are severe buffer H? ओके, तो कौन सा severe buffer सिस्टम है? ऑब्वियसली नो, बफर सिस्टम में क्या है? SCO3, ये हमारा सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बात करेंगे इम्यूनिटी की। तो अभी तक हमने बात की एसिड बेस इम्बैलेंस की, एसिड बेस इम्बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जाम पर्पस। हम बात करेंगे इम्यूनिटी, इज ऑलरेडी कवर्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, बट आई वांट टू कवर सम टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज अ रेजिस्टेंस पावर ऑफ द होस्ट अगेंस्ट एंटीजन। जो आपकी बॉडी में जो एंटीजन रिएक्ट करता है, विल गो एंटीजन जाता है, उसको डैमेज रेजिस्टेंस, उसको अंदर नहीं आने का पावर को बोलते हैं इम्यूनिटी। ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, व्हिच इज द फर्स्ट इम्यूनिटी? कौन सी होती है? WBC, बोन मेरो, लिम्फोसाइट, लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल एंड थाइमस। ये आर द फर्स्ट लाइन। क्वेश्चन में आ सकता है फर्स्ट लाइन ऑफ द इम्यूनिटी, रिमेंबर दिस, ऑल थिंग्स आर द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन क्या है? रेडनेस, हीट, swelling and pain are the second line of the immunity. Third line, antigen antibody reaction. ये हमारा third line of immunity है. Okay, so there are three line we have. First line, second line and third line. Now there will be two type immunity: innate immunity and acquired immunity. innate immunity and acquired immunity. innate मतलब
जो by birth will get, okay, by birth will get, which will be first line of defense against the antigen, which is the first line in the antigen. उसके अंदर क्या होता है, नेचुरल एंटीबॉडीज लाइक बेरियल लाइक स्किन है हमारे अंदर है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, सिला है, ये हमारे फर्स्ट लाइन है. और फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, पूरी अंदर जो HCl है, जो अपने अगर आइस के अंदर कुछ ज्यादा तो लाइसोम जो टीयर्स हैं, ये हमारे सब क्या इननेट इम्यूनिटी है, जो बाय बर्थ विल गेट इट. ओके, सो फर्स्ट लाइन नेचुरल इम्यूनिटी एंड फिजियोलॉजी बैरियर्स, रिमेंबर दिस थिंग्स. नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्वायर इम्यूनिटी की. एक्वायर इम्यूनिटी में क्या आता है, एक्टिव एंड पेसिव. एक्टिव एंड पेसिव. एक्टिव मतलब इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, हमारे बॉडी में पार्टिसिपेट करता है एंटीबॉडीज को बनाने के लिए. इसके अंदर क्या था, एंटीजन को मार के बना रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है. सो फर्स्ट आ गया नेचुरल, और सेकंड आ गया आपका आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब क्या, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल. इमेजिन वी हैव चिकन पॉक्स, सो वी नो चिकन पॉक्स एक बार होने के बाद चिकन पॉक्स वापस नहीं होता. क्यों, कि एक बार चिकन होने के बाद हमारी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी बन के तैयार रहती है, जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा जाके मार देगा. ओके, इसको बोलेंगे हम नेचुरल एंटीबॉडी. देन फर्स्ट नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल क्या है, वैक्सीन. वैक्सीन इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी थी, स्मॉल पॉक्स 1798 बनी थी, और एडवर्ड जिनर ने बनाया था. एडवर्ड जिनर भी डिस्कवर द फर्स्ट टाइम. रिमेंबर दिस, सो वन क्वेश्चन कैन कम आस्क इन एग्जाम. ओके, सो द एक्टिविटी में नेचुरल, आर्टिफिशियल. और नेक्स्ट क्या है हमारा पेसिव. पेसिव में क्या है, इम्यून सिस्टम नॉट पार्टिसिपेट. यहाँ पर क्या था, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करते हैं, एंटीबॉडी आर पार्टिसिपेटिंग, बट यहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इसमें दो टाइप है, नेचुरल और पेसिव. नेचुरल में क्या है, हमारे इम्यूनोग्लोबिन IgG, IgA और आर दिस थिंग. और पेसिव अंदर क्या है, ह्यूमन एंटीबॉडीज और एनिमल एंटीबॉडीज, जो हम पेशेंट के सेंट्रल सिस्टम अफेक्ट होता है ना, लाइक दैट टाइम वी आर गिविंग, और IgG आल्सो वी आर गिविंग इन द GBS कंडीशन. GBS कंडीशन में देते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है, इन GBS कंडीशन व्हिच इम्यूनिटी यूजिंग. रिमेंबर पेसिव इम्यूनिटी हम यूज करते हैं, वो भी कौन सी, एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी विल बी यूजिंग. सो रिमेंबर इन द क्वेश्चन विल आस्क इन एग्जाम. So there are two type immunity, innate and acquired. Innate will be present by birth, okay, and will be a third line. Three will be here. First line will be defense mechanism. Second will be here by a natural mechanism, and third will be physiological barriers. In acquired will be here active immunity and passive immunity. Active के अंदर कौन सा है, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है. उसमें फर्स्ट नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब क्या है, जब आपको फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स होगा तो अपनी खुद की बॉडी उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना देगा, तो क्या नेचुरल. ओके, बिकॉज फर्स्ट टाइम देन आर्टिफिशियल में क्या है, वैक्सीन. ओके, देन पेसिव में क्या है, आपके इम्यून सिस्टम नॉट पार्टिसिपेट, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी ही दे रहे हैं, डायरेक्टली हम इम्यून नहीं दे रहे हैं, सो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है. ओके, वो नेचुरल हो गया और पेसिव हो गया. हम बात करेंगे वैक्सीन की. आई एम नॉट गोइंग मोर डिटेल बिकॉज ऑलरेडी माइक्रोलॉजी कवर हो रहा है, बट ये कुछ टिक हैं जो आपको याद रखना इजी रहेगा. वैक्सीन, लाइव वैक्सीन. लाइव वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लाइव वैक्सीन में क्या है आपका, ये याद रखना, एक ट्रिक है, बॉय लव द क्राइम. बॉय लव द क्राइम, ये आपका ट्रिक है. बी सिग्निफिकेंट BCG वैक्सीन, O सिग्निफिकेंट OPV वैक्सीन, Y सिग्निफिकेंट येलो फीवर, love the means live typhoid, remember live typhoid. Okay, then C means chicken pox, R means rubella, I means live influenza, M means measles and mumps, and E means endemic typhus. Okay, so remember the trick, boy love the crime, ये आपका एक ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा. B means BCG, so ये आपका एक ट्रिक है. क्वेश्चन आ सकता है कि which are the live vaccination, live vaccine, remember this is the answer. Next, killed vaccine. Now how to remember killed vaccine? Japan ki kheer. This is a trick will be here. Japan ki kheer. So Japanese encephalitis. Japanese encephalitis will be our example for killed vaccine. Then killed influenza. See, influenza live bhi hai aur killed bhi hai. Okay. So remember killed influenza. Then KFD, not KFC. It's a KFD. Casamus forest disease. जो 1957 में सिक मंकी से कर्नाटका में मिली थी, उसके बाद वैक्सीन बनाई थी. ओके, सो इसको बोलते हैं KFD. देन H इज अ हेपेटाइटिस, I इज अ IPV एंड R इज अ रेबीज. तो इज अ शॉर्ट फॉर्म जापान की खीर. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉक्सोइड. ये हमने बात की, दो वैक्सीन की बात की, लाइव और किल्ड की बात की. चलो थर्ड फॉर्म वैक्सीन में क्या है, टॉक्सोइड. इसमें क्या है, TT एंड DT, टिटेनस टॉक्सोइड एंड डिप्थीरिया टॉक्सोइड. देन सेलुलर फ्रैगमेंट.
निमोकोकल और मेनिंजियोकोकल क्वेश्चन आ जाए, which are the cellular fragment antibody, which are the cellular fragment, which are the cellular fragment vaccine. रिमेंबर इसका आंसर क्या है, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्या करता है, सेलुलर फ्रैगमेंट क्या करता है, बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, जो डायरेक्टली एंटीबॉडी होती है उसमें सेल को अफेक्ट करता है, so this also affect the bacterial cell wall. So क्वेश्चन आ जाए, which are the vaccination that will be affect the bacterial cell walls. Remember pneumococcal and meningococcal are vaccine जो बैक्टीरियल की सेल वेल को अफेक्ट करती हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज अ combined. Combined means now will be very commonly used. DPTA, MMR, पेंटोवैलेंट ड्रग विल बी यूज्ड. तो ये हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है, पेंटोवैलेंट कौन सी वैक्सीन होती है, 5 वैक्सीन होती हैं, नाम पेंटोवैलेंट. रिमेंबर DPT, हेपेटाइटिस बी एंड hemophilus B. These are the 5 vaccine present. DPT no, the 3. Then diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and hemophilus B. These are the 5 vaccine are there. They are the combined form. इसको बोलेंगे हम पेंटोवैलेंट. ओके, ये हमारा हो गया वैक्सीन. वैक्सीन में याद रखना, लाइव वैक्सीन अंदर क्या है, बॉय लव द क्राइम, किल के अंदर क्या है, जापान की खीर. सो इट इज अ ट्रिक विच यू रिमेंबर द वैक्सीन नेम. ओके, तो आपको एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसीलिए इसका आंसर रख लिख पाओगे. तो ये हमारा हो गया वैक्सीन के बारे में. नेक्स्ट बात करेंगे हम इम्यूनोग्लोबिन. इम्यूनोग्लोबिन जो IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, 75% इज IgG. हमारी बॉडी में जो भी इम्यूनोग्लोबिन है मैक्सिमम वो है IgG है, 75%. इसलिए GBS में हमको ये देना पड़ता है. ओके, सो विच ओनली क्रॉस प्लेसेंटा, ये अकेला ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, उसके अलावा कोई भी इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता. मींस बाय मदर वी कैन गेट. ओके, फिर घूम फिर के आ जाए तो याद रखना, बाय मदर वी कैन गेट. देन सेकेंड मोस्ट कॉमन, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा है आपका, IgA, जो किससे मिलता है हमको, सिक्रीशंस ऑफ सच सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क. Okay, that's why we'll say the mother need to give the first breast milk like colostrum. तो क्या बोलते हैं हम, colostrum to the babies because we require to get IgA. Okay, so remember Ig is very important thing. Why? That's why we always advise कि breast milk mother को देना ही चाहिए. So baby will get IgA immunoglobulins, which will be provide local immunity. जो आपके मुख्य जो immunity है will be provided by the IgA. अगर बेबी ने अगर IgA नहीं लिया है, कोलेस्ट्रॉल नहीं लिया है, तो they have a chance of local immunity infection, local infection आते हो chances. Then IgD, these are the receptor of antigen. Okay, ये आपके क्या है फंक्शन, क्या काम इसका, रिसेप्टर एंटीजन. ये हमारा बेसोफिल और मास्ट सेल में इफेक्टिव. अगर ये हमारा नहीं होगा तो अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. बिकॉज़ हम रिमेंबर बेसोफिल का काम आते हैं अस्थमा के अंदर. ओके, तो IgD का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, IG will very important thing to stimulate B cell and actively participate in making antibodies. So हमारा एंटीबॉडी बनाने के लिए काम आएगा. अगर ये नहीं होगा तो अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं. ओके, देन IgE. IG क्या है, वेरी कॉमन. सबसे कॉमन हमारा क्या होता है, IgE. ओके, सबसे कॉमन क्या है, IgG, और सबसे कम विल बी IgE. ओके, ABCD E याद रखो, तो E आपका लेस, एलिफेंट सबसे कम. ओके, विच विल बी इन्वॉल्व एलर्जी रिएक्शन. आपके अंदर अगर ये होगा तो एलर्जी रिएक्शन टाइम पे ये यूजफुल है. रिमेंबर एलर्जी रिएक्शन में क्या काम आता है, IgE काम आता है. देन नेक्स्ट आपका है IgM, जो फर्स्ट एंटीबॉडी है. जब आपकी बॉडी में एंटीजन कोई भी जाएगा सबसे पहले आके IgM खड़ा होगा. ओके, सो जब रिमेंबर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेम थिंग में IgM इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. IgM नहीं होगा तो आपका एंटीजन जाके अफेक्ट आपकी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा. सो फर्स्ट जाके डिफेंस जो आपका पावरफुल जाके खड़ा रहेगा वो आपका IgM है. उसके बाद साथ में आपके IgG और IgA साथ में आएंगे, बट पहले आपका खड़ा होने वाला कौन सा है, IgM. ओके, नेक्स्ट इनकी बात करेंगे, हाफ लाइफ की बात करें तो IgE का हाफ लाइफ कितना है, 23 डेज. देन IgA का हाफ लाइफ कितना है, 6 to 8 डेज. IgD का 3 डेज, IgE का 2 डेज एंड इसका IgM का 5 to 6 डेज. सो हमारा हाफ लाइफ को क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यू कैन राइट इन एग्जाम. ओके, so once I will clear this thing, the most of IgG, immunoglobulin is the IgG, and less will be IgE. Second most common will be IgA.
IgG is only cross the placenta. Please remember IgA only is only have power to cross placenta. उसके अलावा कोई भी placenta से cross नहीं कर पाता. Okay. Then by breast milk or colostrum only IgA will get. Okay. Then for IgD will be important to stimulate antibodies against the mast cell which are used in the pathology of asthma. Okay. Then IG will be used for allergy reaction टाइम पे काम आता है और IG will be very important thing. First type response making antigen के first response करने के लिए आपका IgM important है. Okay, ये हमारा हो गया immunity के बारे में. Now question, which are the antibody cross the placenta? तो इसका आंसर क्या है? IgA तो क्या है? नहीं है, because ये ब्रेस्ट में से मिलता है. IgE भी नहीं है, IgM भी नहीं है, तो आंसर क्या हमारा? IgG. Now, which is the killed vaccine? तो क्या था इसका ट्रिक? बॉय लव द क्राइम. तो BCG का बॉय लव द क्राइम, BCG. तो हमारा लव द क्राइम में रूबेला भी है, येलो फीवर भी है और इन्फ्लुएंजा भी है. बट यहाँ पर हमने इन्फ्लुएंजा लिखा हुआ है. अगर मैंने लाइव इन्फ्लुएंजा लिखा होता तो होता वो लाइव वैक्सीन, बट ओनली इन्फ्लुएंजा लिखा. बिकॉज रिमेंबर द आंसर, क्योंकि हमने इन्फ्लुएंजा 2 जगह पढ़ा है. इन्फ्लुएंजा वी डिस्कस टू साइड, लाइव में भी पढ़ा है और किल्ड के अंदर भी पढ़ा है. सो रिमेंबर इन्फ्लुएंजा इज द राइट आंसर. ओके, इन्फ्लुएंजा विल बी द राइट आंसर व्हिच बिकॉज इन्फ्लुएंजा विल बी यूज्ड इन द बोथ साइड. ओके, सी द किल्ड इन्फ्लुएंजा एंड इन द बॉय लव कैंसर वी डिस्कस इन्फ्लुएंजा. ओके, सो इन्फ्लुएंजा अगर मैं लाइव इन्फ्लुएंजा लिखा होता तो वो होता लाइव वैक्सीन, बट हमने ओनली इन्फ्लुएंजा लिखा है. सो इसके आंसर चार राइट है. डोंट कंफ्यूज क्या लिखेंगे. ओनली इन्फ्लुएंजा लिखा है तो आपको इन्फ्लुएंजा पे टिक कर सकते हो बिकॉज इन्फ्लुएंजा लाइव भी अवेलेबल है और किल्ड भी अवेलेबल है. सो दिस अबाउट अवर इम्यूनिटी. ओके, सो आई होप क्लियर अबाउट दिस थिंग. थैंक यू.